हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम अपना क्लास 10th की इकोनॉमी का फर्दर पार्ट जो फर्स्ट चैप्टर का विकास चल रहा था, हमारा चैप्टर का नाम विकास है, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम स्टार्ट करेंगे औसत आय। एक औसत आय क्या होती है, जो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम औसत आय समझ लेते हैं। जैसे इसमें नीचे उदाहरण में दिया हुआ है कि मान लो 5 कंट्री हैं, A1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। और पाँचों कंट्री में मान लो एक एक आदमी है जो कि 2 रुपये कमा रहा है, 3 कमा रहा है, 5 कमा रहा है, ऐसे करके वो 1, 3 ऐसे करके मान लो वो सारा मिला के 10 रुपये हो गया। और 5 लोग हैं तो नीचे से उसको 5 से हम भाग देंगे तो जो हमको मिलेगा, मान लो इसको 5 से भाग दिया तो 2 हमको मिला, तो ये 2 हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी 2 औसत आय हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी औसत आय हो जाएगी। अब इसमें आगे समझ लेते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं। यद्यपि औसत आय की तुलना के लिए उपयोगी है कि फिर भी यह असमानताएं, कि कह रहे हैं कि जो औसत आय है वो उपयोगी तो है, लेकिन वहाँ पर क्या है, असमानताएं छुपी हुई हैं, कोई बराबर नहीं है, किसी कम ज़्यादा है। तो ऐसे करके आगे देखते हैं। और इसमें उदाहरण दे रहे हैं कि ये 2 देशों की तुलना करने हैं। जैसे कि इसमें बताया हुआ देश है, देश का और देश खा, और मान लो ये नागरिक हैं, ये जो है 1, 2, 3, 4 ये नागरिक हैं। तो इसमें इन्होंने दे रखा है कि 9,500, 10,500, 9,800, 10,000, 10,200, इस तरह से एक देश में इन लोगों की आय ये है, जो वार्षिक आय है, सॉरी मासिक आय है। एक मंथ में वो इतने रुपये कमाते हैं। और खा देश में कैसे कमाते हैं, 500 रुपये एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति 2 रुपये, सॉरी दूसरा व्यक्ति 500 रुपये, तीसरा 500 रुपये, और ऐसे करके फिर जो पाँचवां है वो कौन कितना कमाता है, 48,000 रुपये कमाता है। तो इसमें आपने कुछ देखा कि इन चारों में तो ये एकदम बहुत कम पैसे कमा रहे हैं, लेकिन जो पाँचवां व्यक्ति है वो इन सबसे बहुत गुना ज़्यादा पैसे कमा रहा है। तो इसमें अगर पूछा जाए कि आप कौन से देश में रहना पसंद करोगे, तो खा में रहना पसंद करेंगे। और खा वाले में किस में रहना पसंद करेंगे, 5वें नंबर में। इसमें ये बताया जा रहा है कि 5वें नंबर में खा वाले में रहना आदमी पसंद करेगा। शायद हमें ज़्यादा लोग देश का में रहना पसंद करेंगे। और जो जिनको इसमें ऑप्शन ना मिले कि इस वाले में ना रहने को मिले उनको, तो फिर वो किस में रहना पसंद करेंगे, ऊपर वाले में रहना पसंद करेंगे, का वाले में किसी में। तो देश का के लोगों में ना तो बहुत गरीबी है और ना तो बहुत अमीरी है। मतलब यहाँ पे जो है इनकी जो इनकम है एक तरह से आसपास ही है, ना तो कम है ना कम, इनका फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं है कि किसी में बहुत ज़्यादा अंतर हो, अंतर इसमें बहुत कम है। और दूसरे वाले में किसी का तो 500 रुपये है और किसी का तो 48,000 रुपये है। तो इनमें जो है इनमें अंतर बहुत ज़्यादा है। तो उसी में कह रहे हैं कि क्योंकि यदि दोनों देशों की औसत आय एक समान है, देश का के लोग ना तो बहुत अमीर हैं और ना ही बहुत गरीब हैं, जबकि खा से ज़्यादातर नागरिक गरीब हैं और एक ही व्यक्ति है जो अमीर है। तो इस तरह से इसलिए यद्यपि औसत आय की तुलना के लिए उपयोगी है कि केवल इनमें से इनसे, क्योंकि औसत आय क्या है, औसत आय सिर्फ ये नहीं पता चलता कि उपयोगी है कि यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन केवल इस बात से यह पता नहीं लग पाता कि यहाँ लोगों के आय में कितना वितरण है। मतलब एक की आय कितनी है, कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है। उसमें हमको औसत तो पता लग गया कि भाई मान लो औसत आय हमारी 5 रुपये निकली है एग्जाम्पल के लिए, लेकिन उसमें ये नहीं पता लगा कि 1 की कितनी है, 2 की कितनी है, 3 की कितनी है, कितना कौन सा कमाता है, कौन व्यक्ति कमाता है। और इसमें देखो नीचे ये उदाहरण भी दिखाई दिया है। जैसे कि ये है, ये ए वाले हैं, मतलब का वाले लोग हैं ये, और ये जो हैं ये खा वाले लोग हैं। तो इसमें देखो सब एक समान चेयर पर बैठे हुए हैं, सबको चेयर जो है थोड़ा बहुत जगह करके बराबर में दिया हुआ। लेकिन इसमें क्या है, एक आदमी तो इतनी 4 चेयर पर बैठा हुआ है और यहाँ पर 4 आदमी 2 चेयर पर बैठे हैं। तो ये असमानताएं हैं जो कि औसत आय। सबसे पहले हमने इसमें समझा क्या चीज़, सबसे पहले समझा हमने औसत आय क्या होती है। तो औसत आय जो होती है, औसत आय होती है मतलब कि कितने देश में कितने व्यक्ति, जो व्यक्तियों की इनकम जो है, इनकम व्यक्तियों की, और उसको किससे भाग देते हैं उनकी जो नंबर है, कितनी संख्या है लोगों की, उससे भाग देकर जो निकलता है हमको वो हो जाती है हमारी औसत आय हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये वेरिएबल जो है, जो इसमें जो समानताएं हैं, एक के पास तो बहुत ज़्यादा है एक देश में और दूसरे देश में असमानताएं बहुत कम है। तो ये इसमें हमने देखा। और ये भी देखा कि अगर औसत आय हमको पता लग जाए तो हमको ये नहीं पता लग सकता कि कौन से देश में कितने जो है वितरण है, पैसा किस किस तरह से वितरण है। तो ये इससे नहीं पता लगता, इसलिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है। फिर आगे देखते हैं आय और अन्य मापदंड। और आय और अन्य मापदंड कौन कौन से हैं। जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में नहीं सोचते, बल्कि उनकी जो सुरक्षा होती है, उनका आदर होता है और सम्मान, इसके बारे में भी वो सोचते हैं। और जो विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं कैसी हैं, विशेषताएं क्या कहती हैं, इसका निरीक्षण हमें उदाहरण द्वारा करते हैं। तालिका में अब इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने एक टेबल दे रखी है जिसमें हरियाणा, केरल और बिहार इन राज्यों के इनकम की तुलना में कर रहे हैं। जैसे देखो प्रति व्यक्ति आय जो रुपए में है, ये हरियाणा में 1,62,034 रुपये है, वहीं केरल में 1,55,516 और बिहार में कितनी है, 34,168 रुपये है। तो इस तरह से देखो इसमें कितना अंतर है, ठीक है। अभी आगे देख लेते हैं, पढ़ते हैं आगे इसमें क्या कह रहे हैं। ये विशेषताएं
क्या हो सकती हैं, जो विशेषताएं हैं ये क्या हो सकती हैं, इसका निरीक्षण हम उदाहरण के द्वारा करते हैं। तालिका में हरियाणा, केरल, बिहार के प्रति व्यक्ति आय दर्शाई गई है। जो अपने ऊपर टेबल दिखे इसमें क्या कर सकती है, क्या करा गया है, इनकी आय दर्शाई गई है। और ये आंकड़े 2016 के हैं, 2015 और 16 के हैं। एक व्यक्ति, ये आंकड़े 2015-16 के हैं, किसी वर्तमान कीमतों पर की 2015-16 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति की नेवल आय मतलब जो उनकी ग्रॉस आय होती है, हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। हमने देखा कि तीनों राज्यों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार के सबसे पीछे है। इसका अर्थ है कि औसत आय हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय 1,62,000, हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय 1,62,034 रुपये है, जबकि बिहार में उसकी औसत आय केवल 38,168 रुपये कमा पाते हैं। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। ठीक है, ये कह रहे हैं। और इसमें अब हम इन तीनों राज्यों की तुलना आंकड़ों, ऊपर हमने देखा जो इनकम थी, कितना पैसा प्रति व्यक्ति कमाता है, और नीचे कुछ और देख लेते हैं। और इसमें दिखा था दोबारा हरियाणा, केरल और बिहार। यहाँ पर है शिशु मृत्यु दर, मतलब अगर 100 बच्चे पैदा होते हैं तो कितने उसमें 1000 बच्चे अगर पैदा होते हैं, शिशु मृत्यु दर प्रति 1000, यदि 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें कितने जिंदा बचते हैं। तो हरियाणा में कितने हैं, हरियाणा में है 36 और केरल में 12 और बिहार में 42। साक्षरता कितने पढ़े लिखे हैं वो, तो हरियाणा में 82, केरल में 94 और जो बिहार में है 62%। कितने प्रति व्यक्ति जो बच्चे हैं वो स्कूल में उपस्थित रहते हैं, तो इसमें जो है अगर 100 बच्चे लिए जाएँ तो उसमें 61 बच्चे रहते हैं। केरल में कितने रहते हैं, 83 और जो बिहार में रहते हैं 38। तो इस तरह से हमने इसको देख लिया। एक बार दोबारा समझ लेते हैं इसको। इनका मोटा मोटा कहने का मतलब है कि जो आय और उनके मापदंड, इसमें यह बता रहे हैं इस पूरी तालिका में कि हरियाणा, केरल और बिहार में प्रति व्यक्ति आय और रुपयों में मासिक आय प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितनी है। हरियाणा, केरल और बिहार में ये प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है, जो इसमें कमाते हैं। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो हरियाणा सबसे आगे आएगा, फिर केरल आएगा, ठीक है, और फिर कौन आएगा, बिहार आएगा, इस तरह से आएगा। लेकिन अगर उसको हम इन पे नौपा जाए, अगर इनमें देखा जाए कि इसमें शिशु मृत्यु दर किसकी ज़्यादा है, तो इसमें बिहार की ज़्यादा है और हरियाणा की ज़्यादा है। कितने व्यक्ति साक्षर हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा किसके हैं, केरल में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और जो बच्चे उपस्थित रहते हैं स्कूल में वो भी केरल में है। तो इसका पूरा कहने का मतलब यह है कि सिर्फ हम इन आय से नहीं नाप सकते हैं कि आय हमारी हरियाणा की ज़्यादा है तो यहाँ ये नंबर 1 पे होगा, नहीं। इसके लिए और भी फैक्टर जिम्मेदार होते हैं कि वहाँ पर आय कितनी ज़्यादा है, कितने बच्चे पैदा होने, अगर वहाँ के जो है शिशु मृत्यु दर कम है, कम बच्चे मरते हैं, तो वो भी वो फैक्टर है। कितने साक्षर, कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने बच्चे स्कूल में उपस्थित रहते हैं, तो यह से भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऊपर हमने तालिका में देखा, तालिका का पहला स्तंभ दिखाता है कि केवल केरल में 1000 अगर 1000 बच्चे केरल में पैदा हुए तो सिर्फ 12 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं। लेकिन हरियाणा में कितने, 36, और बिहार में तो उससे भी ज़्यादा थे। तो अगर उनकी हम तुलना करें तो दूसरी और हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केवल केरल से ज़्यादा है, जैसे कि तालिका 1.3 में हमने देखा, उसमें देखा था कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा थी। जरा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं। यह सोचिए कि वह लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। जब ऐसे माता पिता के बारे में सोचिए जब उनका पहला बच्चा, मतलब इसमें बता रहे हैं कि अगर कोई माता पिता कितना खुश होता है जब अगर उनका बच्चा जन्म लेता है। अगर वही बच्चा वो 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाए तो क्या होगा, वो कितना दुखी होंगे। तो बच्चे के जन्म मर जाए तो ऐसे माता पिता को कितना दुख महसूस होगा। दूसरा यह देखिए कि आंकड़ों में यह आंकड़े किस वर्ष के हैं, वर्ष 2015 के हैं और यह पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं। यह हमारी स्वतंत्रता के 70 वर्ष की बात है, जब हमारे देश में बड़े बड़े ऊंची क्या हो गई हैं, बिल्डिंगें बन गई हैं, इमारतें बन गई हैं, और इनमें खरीदारी के लिए बड़े बड़े शॉपिंग मॉल भी बन गए हैं। समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो जाती। तालिका के अंतिम स्तंभ दिखाता है कि बिहार में लगभग आधे बच्चे 8वीं कक्षा के बाद स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो बच्चों की उपस्थिति है वो बहुत नगण्य है, बहुत कम है वहाँ पर। अर्थात यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ रहे होते तो आपकी प्रारंभिक कक्षा में लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब होते। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था वे वहाँ नहीं होते। अगर ये आपके साथ होता तो आप अभी यह सब ना पढ़ पाते जो आप पढ़ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब इनका, एक बार दोबारा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है
आय और अन्य मापदंड क्या चीज़ है? आय मतलब सिर्फ पैसा नहीं, जैसे हरियाणा में सिर्फ पैसे तो बहुत आदमी कमा रहे हैं, इनकम भी ज़्यादा है, केरल में उससे कम है, बिहार में उससे कम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो अन्य फैक्टर भी जो ये प्रभावित करते हैं, जिसमें से शिशु मृत्यु दर वहाँ क्या है, कितने बच्चे साक्षर हैं, कितने बच्चे स्कूल में उपस्थित रहते हैं, तो इसमें हम ये देख सकते हैं ना, केरल तो बहुत अच्छी है कंडीशन, यहाँ बच्चों की मृत्यु दर भी कम है, यहाँ पर उनकी जो साक्षरता भी ज़्यादा है, बच्चे पढ़ने भी ज़्यादा स्कूल में उपस्थित रहते हैं। बिहार सबसे नीचे है और फिर हरियाणा है। तो इस तरह से अन्य फैक्टर भी जो इसमें काम करते हैं। वहीं पर यहाँ पर बताया था कि यदि एक बच्चा के जो माता पिता कितने परसेंट होते हैं जब कोई बच्चा उनके घर जन्म लेता है, यदि वो मर जाए 1 साल के अंदर ही, तो उनको कितना दुख होता है। और आज जो क्या हुआ है 70 वर्ष, अब तो वैसे 2020 में तो बहुत ज़्यादा हो गए, ये डाटा हमारा जो है 2015 का, उस हिसाब से कह रहे हैं कि 70 वर्ष हो गया है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तो बन गए हैं, लेकिन जो ये है शिशु मृत्यु दर है, अच्छी उनकी सुख सुविधाएं हैं जो मिलना चाहिए, अभी भी नहीं मिल पाई है। अगर इस तरह से आप जो होते बिहार में, तो फिर आप जो वहाँ आज ये पढ़ रहे हो, क्योंकि आप भी उपस्थित रहते वहाँ होते, तो ना पढ़े लिखे होते, ना आपके माता पिता पढ़े होते, क्योंकि जैसा वहाँ जो स्थिति है वो उससे पहले तो और भी दयनीय रही होगी, जैसे आज है वो उससे पहले जो उनके माता पिता उनके साथ भी ऐसा था, फिर बच्चों के साथ में है, क्योंकि वहाँ बच्चे उसमें स्कूल में उपस्थित नहीं रहते हैं। तो फिर जो आप जैसे मान लो आप वहाँ होते तो आप भी कहीं ना कहीं 8वीं पास करके फिर इधर उधर आप भी होते, इसमें बताया गया है। अब आगे क्या बताया गया है, सार्वजनिक सुविधाएं। ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत आय प्रति व्यक्ति आय केरल की औसत प्रति व्यक्ति आय से अधिक है? हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय औसत आय अधिक तो है, लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में केवल वह केरल से पीछे है, क्योंकि लेकिन जो आय तो ज़्यादा है, लेकिन अन्य जो महत्वपूर्ण कारक हैं उसमें वो क्या है, उनसे पीछे है। यह आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया वे सभी वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनका आपको एक बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यकता हो सकती है। कह रहा कि जो आपके जेब में पैसा तो पड़ा है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो सारी सुख सुविधाएं खरीद सके जिसको आपको बेहतर जीवन जीने के लिए आपके लिए जरूरी हो। जो नागरिक है वो किसी भौतिक वस्तुएं और सेवाओं का प्रयोग कर सकता है, इसके लिए आय अपने आप में एक संपूर्ण या पूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। कह रहा सिर्फ आय जो है वो पर्याप्त सूचक नहीं है, उसके और भी कारक होते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप किसी जैसे इसमें बता रहे हैं कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में नहीं खरीद सकते, अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या जहाँ पर प्रदूषण मुक्त वातावरण खरीद सकते हो नहीं खरीद सकते, बिना मिलावट वाली दवाएं वो भी नहीं खरीद सकते, और समुदाय में ही जाकर आपके पास पैसा तो है लेकिन आप उससे प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकते, ना तो मिलावट वाली सामान जो है उनसे बचाव कर सकते हो। पैसा है तो आपको क्या पता कैसी मिलावट है उसमें, मुक्त उनकी दवाई नहीं खरीद सकते, ना तो ऐसी कोई बीमारी है जो संक्रामक है, क्योंकि आप अपने घर को साफ कर लोगे लेकिन बाहर वातावरण कैसे साफ करोगे, तो वो भी नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा समुदाय इससे बचाने के लिए कदम नहीं उठाता, क्योंकि आप अकेले नहीं, पूरा समुदाय तक कदम उठा जब तक ये नहीं खत्म होगा। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा एक रास्ता और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। वो करें जब ये वस्तुएं और सेवाएं सामूहिक रूप से सबके लिए हो जाएंगी, तो ना तो कोई वंचित रहेगा, ना कोई कचरा करेगा, तो जब सबके लिए सुविधाएं हैं तो सब लोग अपने ढंग से अच्छे से रहेंगे। जरा सोचिए कि किसी स्थानीय इलाज के लिए सामूहिक सुरक्षा, कह रहे हैं कि स्थानीय इलाके के लिए, कोई स्थानीय इलाका है, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षित गार्ड रखना। ठीक है, तो बात है, क्योंकि हम जब ये पूरी सोसाइटी है और यहाँ पर गेट लगा के यहाँ गार्ड बिठा दें तो ये ज़्यादा सही होगा कि हर एक घर में गार्ड बिठाएं। ये थोड़ा अनलॉजिकल है, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो तो कर सकता है, अन्यथा नहीं तो मान लो पैसा ही है लेकिन वो फिर भी ये सुविधाएं नहीं कर सकता, और अधिकतर लोगों के लिए ये जो है ये मतलब कि ये करना भी बहुत मुश्किल है। क्या आप क्या करते हैं अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता? कह रहे कि यदि आप ही अपने इलाके में रुचि रखते हो, पढ़ने में कोई और नहीं रखता, क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में ना भेजने की क्षमता ना रखते हो, क्योंकि वहाँ पर उनको माहौल ऐसा मिलेगा, सारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं, कोई पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, तो आपका मन भी नहीं लगा, आपके माता पिता कहीं दूर भेज दें तब आप उसको पढ़ सकते हो। आप इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं, और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को सरकारी स्कूल खोल देनी चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, क्योंकि आप और भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आपके साथ जाते हैं पढ़ने के लिए, आप उनको देखते हो तो उनसे जो प्रेरित भी होते हो, मोटिवेट भी होते हो कि ये पढ़ रहे हैं, भैया पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ेंगे फिर इस तरह से। और कुछ लोग मानते हैं कि जो गवर्नमेंट है उनको स्कूल और अच्छे से खोलना चाहिए और सुविधाएं वहाँ प्रदान करनी चाहिए, नए वहाँ पर अच्छे करिकुलम जो है उनके जो पाठ्यक्रम जो वहाँ पर लगाने चाहिए जिससे बच्चे वो पढ़ सकें, और सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे बच्चे को पढ़ने का अवसर मिले, और नई उनको सुविधाएं देनी चाहिए। अभी भी बहुत से क्षेत्र में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, उच्च विद्यालय शिक्षा भी नहीं ले पाती, क्योंकि जो गांव है वहाँ तो 8वीं 10वीं तक तो स्कूल ठीक है, 12वीं तक, लेकिन उसके आगे जैसे उनको BA करना हो, BSc करना हो, या आगे उनको डिग्री करनी हो, तो उसके लिए उनको अपने घर से बहुत दूर जाना पड़ता है। इसके लिए भी उनके आगे ये समस्या है, क्योंकि सरकार समाज ने इनके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई हैं। क्योंकि अगर क्या करे सरकार, जो उनके 2-4-5 किलोमीटर में अगर स्कूल खोल दे तो वो क्या करेंगे, वो पढ़ने जा सकती हैं, नहीं तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है
क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। और क्योंकि केरल में क्या है, क्योंकि बिहार में तो पैसे तो ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनके जो आधारभूत संरचना है, जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये थोड़ा सा कम है। और केरल में ये सारी सुविधाएं पर्याप्त रूप से हैं। इसी प्रकार से कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो अपनी जहाँ पर जो गरीबों को फूड दिया जाता है, जो राशन होता है, ठीक प्रकार से कार्य करती हैं, क्योंकि वहाँ पर अच्छे से उनकी उनका जो प्रणाली है, जो उनकी मानव विकास रिपोर्ट, एक बार यह बात समझ में आ जाए कि यद्यपि आय के स्तर में महत्वपूर्ण है, पर यह विकास के स्तर को मापने में अपर्याप्त ढंग है। क्योंकि जो विकास का स्तर है उसको मापने के लिए सिर्फ आय ही कामगार नहीं है, उसके लिए अन्य मापदंड है, इसलिए ये अपर्याप्त है। तो हमें अन्य मापदंडों के बारे में भी सोचने लगेंगे। अगर ये अपर्याप्त है तो हम क्या करेंगे, जो और मापदंड हैं, जो और अन्य मापदंड है, उनके बारे में भी सोचेंगे। और ऐसे मापदंडों की सूची लंबी हो सकती है, क्योंकि हर पहलू को अगर देखना है तो ये जो मापदंड है ये बहुत लंबे हो सकते हैं, लेकिन वह इतनी उपयोगी नहीं रहेगी। हमें अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों की कम संख्याओं की आवश्यकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक जैसे हमने केरल और हरियाणा की तुलना करने के लिए प्रयोग किए हैं, ऐसे ही सूचकों में हैं। जैसे कि हमने अभी हरियाणा और जो अन्य बिहार के जो अभी देखा था, जो शिशु मृत्यु दर थी, बच्चे कितने उपस्थित रहते थे, कितनी साक्षरता थी, तो वो इसी में से एक दो हैं। सूचकांक जो हैं, जो सूचकों का आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास के माप के लिए प्रयोग किया जाने लगा है। और इनका जो है, क्योंकि पहले तो आय देखते थे, लेकिन अब इन सब पहलुओं को भी देखा जा रहा है कि जो कैसे उनको मापा जाए, कैसे उनको इसमें समावेश किया जाए। उदाहरण के लिए यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के जो शैक्षिक स्तर है, उनका स्वास्थ्य स्थिति कैसी है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। भारत और उनके पड़ोसी देशों की 2016 में मानव विकास रिपोर्ट की तुलना के संदर्भ में आंकड़ों पर दृष्टि डालना रुचिकर होगा। क्योंकि जो यूएनडीपी है, ये क्या करती है, हर साल जो है मानव विकास रिपोर्ट निकालती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालती है। उसमें वो क्या करती है, शिक्षा को देखती है, स्वास्थ्य को देखती है और प्रति व्यक्ति आय को देखती है। और इसमें जो देखिए वो 2016 की रिपोर्ट है, उसको एक बार हम आगे देखेंगे। अभी मानव विकास सूचकांक के बारे में देखते हैं। ये आंकड़े 2014 के हैं। इसमें दिखाया गया है कि इसमें एक तरफ तो देश देखें, श्रीलंका, भारत, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये हो गए देश। और यहाँ पे देख रखा है प्रति व्यक्ति आय कितनी है उनकी। जो एक आदमी कमाता है US डॉलर में, सकल राष्ट्रीय आय वो इतनी है कि एक आदमी एक वर्ष में इतना कमाता है। एक आदमी प्रति व्यक्ति में अमेरिकी डॉलर में है, ये रुपये में नहीं है। और यह है कि उनकी संभावता आय कितनी है, कितना आदमी वहाँ पर जीता है, कितनी उनकी विद्यालय जो औसत आय है वो है। और यहाँ पर उन्होंने क्या रैंक दे रखी है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ने, यूएनडीपी ने। तो इस तरह से देखा जाए, उन्होंने क्या करा है, 188 कंट्री का जो है, इतनी कंट्री का उन्होंने ये निकाला है। तो जिसमें इंडिया की रैंक कितनी है, 131 है सॉरी। और जो श्रीलंका है वो 73 पे आया है। तो ये दिखा रहा है कि इंडिया की जो हालत है वो श्रीलंका से भी खराब है। तो इस तरह से, और ये श्रीलंका छोटा सा देश है, लेकिन फिर भी जो भारत की हालत है वो उससे खराब है। अब आगे देख लेते हैं इसमें। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे पड़ोसी एक छोटा सा देश, जो हमारे पड़ोस में छोटा सा देश श्रीलंका, वो भारत से आगे है। हमारे जैसे बड़े देश में विश्व के इतने नीचे क्रमांश में है। यहाँ पर नेपाल, बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, फिर भी वे भारत की आयु संभाविता में पीछे नहीं है। कह रहे हैं कि जो नेपाल और बांग्लादेश है, उनकी प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, लेकिन जो आयु संभाविता है उसमें वो हमसे पीछे नहीं है। UNHDI की परिकल्पना के अनुसार बहुत से सुधार जो सुझाव दिए गए हैं। जो HDI की परिकल्पना है, HDI ने जो एक पैमाना बना रखा है, उसके अनुसार सुधारों का जो बहुत सारे सुधार के उन्होंने सुझाव दिए हुए हैं। मानव विकास रिपोर्ट में बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं और कुछ नए पहलू और भी देखे गए हैं, जिनके हिसाब से उनकी रिपोर्ट तैयार होती है, उसमें सुधार करने की जरूरत है। लेकिन मानव के विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य, उनका कल्याण, और सबसे अधिक यह, क्योंकि उनका जो है स्वास्थ्य और कल्याण, यही तो सबसे एक गवर्नमेंट की जो है सबसे मूलभूत जो काम करने का जो मूलभूत उनका स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि उनके स्वास्थ्य अच्छा हो, कल्याण हो उनका, और उनका देश विकास करे और आगे बढ़े। क्या आप सोच सकते हैं कि मानव विकास को मापने के लिए कुछ और पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए? ये तो संभवता है कि ये विकास करने के लिए उन पे और पहलुओं को और बारीकी से समझना तो बहुत जरूरी है। अब आगे आता है हमारा विकास की धारणीयता, मतलब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो धारणीय, जिसको धारण करके मतलब ऐसा विकास करें जो कि आगे भावी पीढ़ी के लिए नुकसानदायक ना हो। ठीक है, हम विकास को जिस तरह से परिभाषित करें, अभी के लिए मान लें कि एक विशेष देश काफ़ी विकसित है। हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का स्तर और ऊंचा हो,
कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे। विकसित तो है, विकास तो है, लेकिन इतना ऊंचा भी हो, विकास भी करें और जो भावी पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए भी यह स्तर बना रहे। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है। लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये होगा कि जो 21वीं शताब्दी आ रही है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि जो वैज्ञानिक लोग हैं वो ये सुझाव दे रहे हैं कि इस समय जो उपयोग हो रहा है वो धारणीय नहीं है और सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि अगर हम इसी तरह से उपयोग करते रहें तो आगे आने वाले संसाधन जो वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो तो सीमित हैं। हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। मतलब उनके कहने का मतलब क्या है? हमने ये विरासत में मिला नहीं है, इसको हमने उधार लिया और उसका कम से कम उपयोग करें, जितना जरूरी है उतना ही उपयोग करें, अनसस्टेनेबल तरीके से उपयोग ना करें। तो इसमें एक उदाहरण दिया गया है कि भारत में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है, जो कि इसमें दिखा रहे हैं जो 300 जिले हैं वो सूचकांक में, जहाँ पर 20 सालों से पानी का स्तर 4 मीटर से अधिक गहरा है। मतलब भारत में 300 ऐसे जिले हैं जहाँ पर जो पानी का स्तर है 400 मीटर से भी गहराई में चला गया है। और जो 25 वर्षों में 60% भाग साधन के अतिरिक्त उपयोग हो रहा है। और क्या हुआ, जो 25 वर्षों में, जो 25 वर्ष हैं ये, अगले 25 वर्षों में देश के 60% भाग इस साधन के अति उपयोग कर रहा है। जो मतलब लास्ट 25 वर्षों से जो वर्तमान तरीके से पानी का उपयोग हो रहा है उसमें जो है 60% जो है अति उपयोग हो रहा है, जिसमें भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। और ये बहुत ही खतरनाक है। और इसमें देख सकते हैं हम, भूमिगत जल नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। जो भूमिगत जल क्या है? ये नवीकरणीय, मतलब ये उत्पन्न तो होता रहता है, लेकिन जो ये दूषित हो जाता है तो ये आदमी के यूज में नहीं रहता, इसलिए ये हानिकारक है। फसल और पौधों की तरह इन संसाधनों को पुनः पूर्ति प्राप्त करती है, लेकिन यह भी हम इन संसाधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, भूमिगत जल का यदि वर्षात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक उपयोग करते हैं तो यह संसाधन अति उपयोग करें। यदि कोई वर्षा से ज़्यादा, जैसे जितनी वर्षा हुई उससे ज़्यादा हम उपयोग कर रहे हैं तो ये अति हो जाती है उन संसाधनों की। ऐसा करने से फिर क्या होगा, जो पानी का स्तर है वो अधिक नीचे गहरा चला जाएगा, तो वो पानी हमको जो मिलने में भी कठिनाई होगी, और जो किस तरह से लेंगे तो उसकी लागत, अगर मान लो हम किसी तरह से उसको निकालते हैं तो उसकी लागत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। गैर नवीकरणीय संसाधन वो हैं जो वर्षों से प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों की धरती पर एक निश्चित भंडारण होता है, इनका जो क्या निश्चित भंडारण है, और इनकी जो पुनः प्राप्ति है वो या तो है ही नहीं, ये तो है तो बहुत साल लग जाएंगे। कभी कभी इन संसाधनों से ऐसे नए संसाधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले से कोई जानकारी नहीं है, और कई बार हमको ऐसे संसाधन मिल जाते हैं जिनकी हमें पहले से जानकारी नहीं है। नए संसाधन भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ यह भी समाप्त हो जाएंगे। कुछ संसाधन तो हमको मिल जाते हैं, लेकिन यह क्या होगा, कुछ समय बाद ये भी खत्म हो जाएंगे। जैसे हम जमीन में कच्चे तेल निकालते हैं, और ये गैर नवीकरणीय कच्चा तेल एक बार हमने निकाल लिया तो वो समाप्त हो गया, फिर वो दोबारा नहीं होगा। लेकिन हमें तेल का ऐसा स्रोत मिल सकता है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं है। जैसे यहाँ पर एक ये दिखाया गया है, उदाहरण देखें, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, कच्चे तेल और उसके निम्नलिखित आंकड़े जो हैं, ये मध्य पूर्वी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और विश्व, यहाँ पर ये इतना तेल का भंडारण है और ये अवधि दिखा रखी है कि इतना अवधि तक ये चल सकते हैं। अब यहाँ पर इस तालिका के अनुसार जो है अनुपात में यह बताया गया है कि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर से चालू रहा तो ये भंडारण कितने वर्ष चलेंगे। तो इसमें दिखा रहा है कि 50 वर्षों तक जो ये भंडारण है, किंतु अलग अलग देशों के अलग अलग स्थितियाँ हैं, क्योंकि सबके अलग अलग हैं, कहीं पर ज़्यादा उपयोग होता है, कहीं कम उपयोग होता है। यह भंडारण केवल 50 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। भारत जैसे देश में जहाँ आयात पर निर्भर, क्योंकि भारत में तो क्या है, ये तेल और ये जो है गैस है, ये तो मिलती नहीं है, हम क्या करते हैं, इनका आयात करते हैं। इससे तेल के लिए पर्याप्त भंडारण नहीं है। जिसके पास तेल के लिए पर्याप्त भंडारण नहीं है, तेल की कीमत बढ़ती है तो प्रत्येक पर भार पड़ेगा, क्योंकि तेल की कीमत बढ़ेगी, देश को तेल इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो सब वो किस पे जाएगा, क्योंकि तेल आएगा तो जनता यूज करेगी उसका, तो वो किस पे भार पड़ेगा, कीमत बढ़ेंगी तो वो अपने देश की जनता पर ही भार पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिनके पास भंडारण तो कम है, लेकिन वे इन सैन्य और आर्थिक शक्ति द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं। विकास धारणीयता का प्रश्न इसी प्रकृति और प्रक्रिया के बारे में अन्य मूल
के बारे में कई अन्य मूल नए विषय खड़े करता है। ये क्या है? जो ये धारणीयता की प्रक्रिया है, ये कई नए नियम बनाने की बात करता है। प्रकृति और प्रक्रिया है, इसके बारे में कई नए मूल विषय खड़े करता है, क्योंकि ये नए नए विषय होंगे कि अब कैसे जो उपयोग कैसे हो इनका, कैसे हम इसको धारणीय विकास कर सकें, इनका धारणीय उपयोग कर सकें, इस तरह के नए विषय। जैसे कि इसमें लिखा है, क्या किसी देश की विकास प्रक्रिया के लिए कच्चा तेल अनिवार्य है? ये एक मुद्दा उठता है। भारत के कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए आप भारत के लिए आने वाली समय में उसकी जो समस्याएं क्या हैं, उनका पूर्वानुमान कैसे करेंगे? इन सब पे ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। अब यहाँ पर है, पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्र और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते। क्योंकि अगर जो पर्यावरण कोई खराब होगा, जैसे ये कोई देश है, ये कोई देश है, ये कोई देश है, और पर्यावरण तो क्या है? पर्यावरण तो ये पूरा है। अगर यहाँ पर कोई पर्यावरण गिरेगा तो ये किस पे? इन सब सारे देशों पर प्रभाव डालेगा। तो इसने कह रहे हैं कि कोई सीमा नहीं होती जिनको ये पर्यावरण बन जाए। यह क्षेत्र है, यह एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रह गया, कि किसी एक देश की बात नहीं, ये पूरी मानवता और पूरी पृथ्वी की बात है पर्यावरण। और हम सब का भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की धारणीयता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञात का नया क्षेत्र है, क्योंकि तुलनात्मक स्तर पर कौन कितना उसको जो उपयोग कर रहा है, तो इसकी पूरी जानकारी करना और इसको फिर कैसे कम करना है, जिसमें वैज्ञानिक अर्थशास्त्री, दार्शनिक और सामाजिक जो विद हैं वैज्ञानिक, इनको मिलजुल के काम कर रहे हैं और आगे काम और मिलजुल के करना पड़ेगा। विकास की इस प्रगति का प्रश्न, जो विकास की प्रगति है, इसका प्रश्न हमेशा चलने वाला है। हर व्यक्ति में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। हर व्यक्ति के स्तर पर समाज के सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हमें क्या बनना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, लक्ष्य क्या है, और इसी विकास पर बहस जारी है। जो पर्यावरण है वो एक का मुद्दा नहीं है, वो सबके लिए है। इसी पर प्रश्न भी उठते हैं कि इसको कैसे कम करा जाए, और इस पर आगे बहस चल रही है। तो हमने ये पूरा पाठ देख लिया, जो ये